नमस्कार फ्रेंड्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस एग्जाम से रिलेटेड जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखेंगे। फ्रेंड्स, कुल 15 क्वेश्चन होंगे। आज का कट ऑफ है 13। आइए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? आप जानते हैं इनका पूरा नाम था स्वामी सहजानंद सरस्वती। इनका संबंध किससे था? तो इसका सही आंसर होगा किसान आंदोलन। स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। किसान आंदोलन में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो 1929 में इन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। ये ध्यान रखना है, 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। वहीं अगर बात करें तो 1936 में इन्होंने ऑल इंडिया किसान सभा, जिसको अखिल भारतीय किसान सभा भी बोलते हैं, इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान निभाया था और ये पहले प्रेसिडेंट बने थे। इसके साथ ही एन.जी. रंगा, जो कि पहले सचिव बने थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अखिल भारतीय किसान सभा यानी ऑल इंडिया किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो इसका आंसर होगा 1936। इसके पहले प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और पहले सचिव बने थे एन.जी. रंगा। चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? यानी नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो इसका सही आंसर होगा बख्तियार खिलजी। आप जानते हैं बख्तियार खिलजी ने 1193 के आसपास नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया था। तो आइए बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया किसने था। तो इसका आंसर होगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया गया था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को 1193 में नष्ट किया। इस बात का सबूत मिलता है, एक किताब है मिन्हाज उस सिराज की। मिन्हाज उस सिराज की एक किताब है जिसको बोलते हैं तबकात ए नासरी। तबकात ए नासरी, तबकात ए नासरी किताब में मिलता है इसका पूरा वर्णन, यानी पूरा विस्तृत चर्चा किया गया है मिन्हाज उस सिराज की किताब तबकात ए नासरी में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो आप जानते हैं ज़्यादातर जब चुनाव होता है तो कोई ना कोई योजना इस तरह का जरूर लॉन्च किया जाता है। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना ये लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये योजना शुरू किया गया है। इसमें करना क्या है, तो इस योजना में मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। फ्रेंड्स, इस योजना के तहत हर महीने कुछ रुपये महिलाओं को दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? मुल्ला पेरियार बांध जो कि हाल ही में न्यूज़ में था, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये बांध बहुत ही चर्चा में रहा है। ये बांध कहाँ पे है? तो ये है केरल में स्थित है। मुल्ला पेरियार बांध केरल में स्थित है। ये बांध ब्रिटिश के द्वारा 1895 में ब्रिटिश सरकार के समय में ही बनाया गया था। जब हमारे यहाँ ब्रिटिश का शासन हुआ करता था उस समय ये बांध बनाया गया था। इसमें झगड़ा किसके किसके बीच है ये भी ध्यान रखना है। तो झगड़ा है केरला और तमिलनाडु के बीच में, क्योंकि ये बांध तो बना हुआ है केरल में, लेकिन इसका जो पानी है उसका ज़्यादातर यूज किया जाता है तमिलनाडु के द्वारा इरिगेशन के लिए, सिंचाई के पर्पज़ से। तो केरल और तमिलनाडु के बीच ये झगड़ा होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है किस संगठन ने विश्व सूखा एटलस जारी किया? विश्व सूखा एटलस जारी किया गया है यूएनसीसीडी के द्वारा, यानी मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के द्वारा, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इस संस्था का काम है कि डेजर्टिफिकेशन से, यानी कि जो मरुस्थलीकरण होते जा रहा है लगातार ज़मीन, उससे निपटने के लिए संस्था बनाई गई। तो इसके द्वारा विश्व सूखा एटलस जारी किया गया था। इसमें सहयोग मिला था यूरोपीय आयोग के संयुक्त अनुसंधान केंद्र के द्वारा। आपको आंसर में केवल यूएनसीसीडी लिख देना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा शहर तीनों नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला शहर बना है? आप जानते हैं कि 2024 में 3 नए कानून जो आपराधिक कानून हैं वो लागू कर दिए गए हैं। जो काफ़ी पुराने थे, अंग्रेज़ों के समय के बने हुए कानून थे, तो उसको हटा के उसके बदले 3 नए कानून लाया गया है। उन तीनों को लागू करने वाला पहला शहर जो है
वो है चंडीगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। आपको आंसर में सिर्फ चंडीगढ़ लिख देना है, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली की राजधानी रोम किस नदी किनारे है? तो क्वेश्चन में ही एक तो ये बन गया कि इटली की राजधानी कहाँ है, तो रोम है। अब पूछा जा रहा है कि रोम किस नदी के किनारे है, तो ये है टाइबर नदी के किनारे। टाइबर नदी, इसको तीबर भी लिखा हुआ रहता है हिंदी में, तो तीबर नदी या टाइबर नदी बोल सकते हैं। अगला है, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं बिहार का शोक कोसी को बोलते हैं, इसी तरह से बंगाल का शोक बोला जाता है दामोदर का, दामोदर नदी। ये पहले कहा जाता था, अब जब से दामोदर वैली प्रोजेक्ट बन गया है उसके बाद से उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, इरिगेशन में उसके पानी का यूज किया जाने लगा, तब से बहुत ज़्यादा ये ख्यात नहीं रहा नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? आप जानते हैं घरों में बुलेट प्रूफ खिड़की लगाए जाते हैं, तो इस खिड़की में कौन सा फाइबर यूज होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेक्सान। हालांकि आपको ये अगर नहीं याद है टर्म तो कोई बात नहीं, इसके बदले सिंपल लिख देंगे पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट, तो बुलेट प्रूफ खिड़की में पॉलीकार्बोनेट का यूज किया जाता है। पॉलीकार्बोनेट बहुत ही हार्ड होता है, पारदर्शी होता है, मजबूत और टफ मटेरियल का बना हुआ है। ये एक तरह का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जल डमरू मध्य से जुड़े हैं? तो पूछा गया कि मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर, तो ये एक मेक्सिको की खाड़ी, इधर अटलांटिक महासागर, दोनों के बीच कौन सा स्ट्रेट है? इंग्लिश में जल डमरू मध्य को स्ट्रेट बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोरिडा स्ट्रेट, यानी फ्लोरिडा जल डमरू मध्य। फ्लोरिडा जल डमरू मध्य, तो इसका सही आंसर है फ्लोरिडा जल डमरू मध्य, यानी फ्लोरिडा स्ट्रेट। साथ ही साथ ये बताते चलें कि मेक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सी, आप जानते हैं कैरिबियन सी वेस्ट इंडीज की जो टीम है, कैरिबियन सी में ही कई छोटे छोटे देश हैं, उन देश को मिला के वेस्ट इंडीज का टीम बना हुआ है, क्रिकेट टीम। तो कैरिबियन सी और मेक्सिको की खाड़ी जो जुटा हुआ है वो है यूकाटन चैनल से, यूकाटन चैनल के माध्यम से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है किस झील से व्हाइट नील नदी का संगम होता है? फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि नील नदी जो है वो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ये सबको याद रहता है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। आपको बताते चलें कि नील नदी दो नदियों के संगम से बना है, यानी दो नदियों के मिलने से बना है। एक है वाइट नील और एक है ब्लू नील। तो दो नदी है, दोनों आके एक जगह पे मिलता है और वहाँ से नील नदी बनती है। तो वाइट नील जो है ये कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम है विक्टोरिया झील, विक्टोरिया लेक, यानी विक्टोरिया झील से निकलता है। तो वाइट नाइल रिवर विक्टोरिया झील से निकलती है। वहीं अगर ब्लू नाइल रिवर की अगर बात करें तो ब्लू नाइल जो है ये ताना से निकलता है, लेक ताना, ताना झील से। और ये दोनों नदियां कहाँ मिलती है? तो वाइट और ब्लू ये दोनों मिलकर नाइल बनाती है। कहाँ पे? खार्तूम में। खार्तूम जानते हैं सूडान की कैपिटल है, सूडान की राजधानी खार्तूम में। वाइट नाइल और ब्लू नाइल दोनों ही मिलके नील नदी बना देती है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। तो यहाँ से दो तीन सवाल आपको आसानी से याद हो गए कि वाइट नाइल कहाँ से निकलता है, तो विक्टोरिया झील से निकलता है, इसका तो आंसर ही हो गया। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि ब्लू नाइल निकलता है ताना झील से, ब्लू नाइल और वाइट नाइल दोनों मिल जाता है खार्तूम में और वहाँ से नाइल नदी बनती है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अगर सबसे बड़ी नदी पूछा जाए तो वो अमेजन नदी है, क्योंकि वॉल्यूम के हिसाब से अमेजन सबसे बड़ी नदी है। साथियों एक और इसी में बताते चलें आपको कि ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि मिस्र की देन किस नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर भी होगा नील नदी, क्योंकि नील नदी के वजह से ही मिस्र की भूमि जो है उपजाऊ होती है। ये बोलें कि सारी एक्टिविटीज़ जो मिस्र में हो रही है उसमें सबसे बड़ा योगदान नील नदी का है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र यानी केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर होगा चेन्नई में। ये कहाँ पे है? चेन्नई में स्थित है। तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, 1948 में देश की आज़ादी के बाद इसे बनाया गया था। ये CSIR का एक
बॉडी है, तो CSIR का एक यूनिट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा 3 गोलमेज सम्मेलन करवाए गए थे, यानी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाए गए थे। पहला 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था, जो हमारे प्रश्न का आंसर होगा 1931, और तीसरा हुआ था 1932 में। साथ ही 1930 में जब पहला हुआ था तो इसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं की थी, यानी कांग्रेस नहीं गई थी। तो जब कांग्रेस जैसी बड़ी संस्था उस समय अगर पार्टिसिपेट नहीं की तो इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इसीलिए 1931 में आप जानते हैं 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के बीच समझौता होता है। उस समय के तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच समझौता होता है, जिसको गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौता में ये तय हुआ था कि दूसरे जो गोलमेज सम्मेलन होंगे उसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी। तो इसी के लिए 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की तरफ से केवल एक आदमी गए थे, महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी। हालांकि इसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला, कुछ फाइनल आउटपुट आया नहीं अच्छा, तो वहाँ से वो छोड़ के बीच में ही चले आए थे और वापस यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान में कौन सा अनुच्छेद यानी कौन सा आर्टिकल वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 360, आर्टिकल 360। यहीं पे आपको बताते चलें कि आपातकाल जो है वो 3 तरह का है। एक तो है राष्ट्रीय यानी नेशनल आपातकाल, जो कि आर्टिकल 352 में है, और दूसरा है राज्य के लिए, जिसको राष्ट्रपति शासन बोला जाता है आमतौर पर, वो है 356, और तीसरा है वित्तीय यानी फाइनेंस, ये है 360। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि पहली बार नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाई गई थी और अब तक कुल कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाए गए हैं। साथियों आप ये भी बताते चले कमेंट में कि वित्तीय आपातकाल आज तक कितनी बार लगाया गया है। हमारा आखिरी प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया? आप जानते हैं कि एटम बम जो बना था, एटॉमिक बम, वो 1945 में इसको फेंका गया था अमेरिका के द्वारा। तो ये कहाँ पे फेंका गया था? तो पहली बार फेंका गया था हिरोशिमा में। इसका आंसर हो जाएगा हिरोशिमा। तो फ्रेंड्स पहला जो एटम बम फेंका गया था हिरोशिमा में फेंका गया था। ये फेंका गया था 6 अगस्त 1945 को, जिसका नाम था, कोड नेम था लिटिल बॉय। इस बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। वहीं बात करें तो दूसरा जो बम फेंका गया था वो फेंका गया था 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में। ये दोनों जापान के शहर हैं। इसका नाम था फैटमैन। इस बम का जो कोड नेम था वो था फैटमैन। तो दोनों को याद रखेंगे, 6 अगस्त को हिरोशिमा में और 9 अगस्त को नागासाकी में। दोनों ही जापान का शहर है। ये गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। आपसे कभी ये पूछ सकता है कि ये एटम बम बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट था उसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मैनहट्टन प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के तहत ये बम बनाया गया था। आप जानते हैं ओपेनहाइमर, आपने ओपेनहाइमर मूवी भी देखा होगा, तो उससे रिलेटेड ये चीज़ें। तो फ्रेंड इस तरह से कुल 15 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने इस 15 में कितने सही अपने से किए।